हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में। हम अध्याय 3 को पढ़ रहे हैं। लगभग वो चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है। 2-3 प्रश्न बचा है उस चैप्टर में। अभी हम लिखित प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में जैसा बोला जा रहा है उसके हिसाब से पहले समझेंगे बोला क्या गया। वो जैसे जैसे बोलेगा उसके हिसाब से हम वैसा करते जाएंगे प्रश्न के अनुसार। तो आपको क्या मिलेगा, एक वर्ग समीकरण मिलेगा। अब वर्ग समीकरण मिल जाएगा तो आप उसको चाहो तो मध्य पद को तोड़कर भी हल कर सकते हो, या फिर चाहो तो उसको सूत्र विधि से भी हल कर सकते हो। देखिए, बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हुआ है। क्या है आपका प्रश्न? कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 85 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोई भी समीकरण नहीं है आपके पास में, बल्कि एक लिखित प्रश्न है। प्रश्न में जैसा बोला जाएगा हम उसके हिसाब से क्या करेंगे, काम करेंगे। प्रश्न में किसकी बात हो रही है? प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्या, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या होता क्या है हमें उसको समझना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया भी था, जो क्लास 1 का चैप्टर 1 का क्लास 1 था, उसमें मैंने आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इनके बारे में बताया था। एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है। प्राकृतिक, प्राकृति यानी प्रकृति में उपस्थित सभी प्रकार की वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनने के लिए कौन से कहाँ से चालू करेंगे हम? तो हम जानते हैं कि जब भी हमें गिनना होता है या कुछ वस्तुओं को गिनना होता है तो हम चालू करते हैं 1 से गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कहाँ तक गिन सकते हैं। वस्तु बहुत ज़्यादा है तो 1000, 1500, 10,000, या ऐसा है कि हम उसको गिन ही नहीं सकते तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि अनगिनत है। यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू हुआ? 1 से चालू हुआ और ख़त्म कहाँ पर होगा? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। 1 से चालू हुआ, अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब देखो, प्राकृतिक संख्या किसे है वो तो हम जान गए कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। अब बात किसकी हो रही है? क्रमागत प्राकृतिक संख्या का। अब ये क्रमागत होता क्या है? अभी अभी हमने क्या देखा कि प्राकृतिक संख्या, ये एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ मैं आपको, इसके बाद हम लोग हल करना चालू करेंगे। प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक चालू होती है? अभी हमने देखा कि 1 2 3 4 5 ऐसा कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। अब बात हो रही है किसकी? क्रमागत प्राकृतिक संख्या। ये क्रमागत होता क्या है अब उसको हम समझेंगे। देखिए, 2 भी प्राकृतिक, 5 भी प्राकृतिक, यहाँ 9 10 15 कुछ भी लिखा होगा तो वो भी सब के सब क्या होंगे? प्राकृतिक होंगे। क्रमागत यानी क्रम से आगे वाला। अगर मैं बोलूँ कि 2 से क्रम, 2 का क्रमागत क्या होगा? क्रम से आगे कौन में है? 3, यानी 2 का क्रमागत क्या है? 3 है। अगर मैं बोलूँ 4 तो 4 का क्रमागत क्या हो जाएगा? 5। अगर मैं आपसे कहूँ 12 तो 12 का क्रमागत क्या हो जाएगा? 13। क्रमागत यानी क्रम से आगे वाला। अब देखिए, मैंने बोला कि जब 2, तो आपने बोला उससे आगे क्या होगा? 2 से आगे वाला कौन होगा? 3। तो ये जो आगे वाला है, आगे वाला संख्या कैसे मिलता है आपको? जस्ट उसी के आगे वाला। सामने में तो ये भी है, 4 भी है, 5 भी है, पर 2 का क्रमागत 4 या 5 नहीं होगा। होगा कितना? ठीक उसी के सामने में जो होगा वही उसका क्रमागत होगा, यानी कितना होगा? 3 होगा। तो अब देखिए, ये 3 मिलता कैसे है? जिस भी संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे 2 के बारे में बात हो रही है, तो इसके क्रमागत यानी इस संख्या में जब हम +1 करेंगे तो हमें इससे आगे वाला मिल जाएगा क्या? 3 मिल जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि 5 है मान लो एक संख्या, तो इसका क्रमागत क्या होगा? तो हम करेंगे क्या? जब हम इसमें +1 कर देंगे तो इससे आगे वाला मिल जाएगा क्या? 6। यानी क्रम से आगे वाला को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? +1 करना होता है। अगर मैं बोलूँ कि शुरू संख्या है 1 तो उसके आगे वाला कौन सा होगा? 2। कैसे मिलेगा आपको 2? जब हम इसमें +1 कर देंगे तो तब आपको मिल जाएगा क्या? 2 मिल जाएगा। अब देखिए,
ये जो मैंने 1 बोला, कभी 2 तो कभी 5 बोला, 1 2 5 किस प्रकार की राशि है? प्राकृतिक संख्या तो है ये। प्राकृतिक संख्या होने के साथ साथ में ये क्या है? एक चर राशि, सॉरी ये कौन सी राशि है? एक अचर राशि है। अचर राशि यानी संख्या, गिनती वाला संख्या, 1 2 3 4 5 6 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। तो हम जानते हैं कि जब भी हम गणित बनाते हैं, गणित बनाने का एक नियम होता है। अब देखिए, 2 प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है। कौन सी 2 प्राकृतिक संख्या हम नहीं जानते। हम तो ये जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, अनंत तक जाती है। अब उनमें से कौन सी 2 की बात हो रही है नहीं मालूम। और साथ ही साथ बोल रहा है कि वो दोनों कैसा होना चाहिए? क्रमागत भी होना चाहिए। क्रमागत यानी ऐसा कि 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, 12 के बाद 13, ऐसा नहीं कि एक 12 है तो दूसरा 18 होगा। क्रमागत होना चाहिए। अब प्राकृतिक संख्या है और क्रमागत भी है, तो हमें मानकर गणित को बनाना होगा, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि वो संख्या है कौन सा। और एक नियम ये भी है कि जब भी हम गणित बनाते हैं तो गणित बनाते समय सदैव किसी न किसी चर राशि को मानकर गणित बनाना होता है। आप किसी अचर राशि को मानकर गणित को बना नहीं सकते हो। तो हमें क्या करना होगा? किसी भी एक चर राशि को मानना होगा। अब देखिए, अगर मैं एक चर राशि को मान लूँ क्या? x। हमें क्या करना है? चर राशि मानना है। तो हमने मान लिया कि चर राशि क्या है? x है। अब इस x में क्या करना है आपको? देखिए, अगर ये प्रथम संख्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला था कि अगर प्रथम संख्या 2 है तो उसका क्रमागत क्या होगा? 3 होगा। 2 में 1 को जोड़ने से कितना मिलता है? 3। तो अगर मैं अभी बोलूँ कि आपका प्रथम प्राकृतिक संख्या है क्या? x, तो इसका क्रमागत क्या होगा? क्रम से आगे वाला, यानी इसमें क्या करना होगा? 1 को जोड़ना होगा। x में 1 को जोड़ने से कितना मिलेगा? x प्लस 1 ही मिलेगा। यहीं पे कंफ्यूजन होता है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? कि जब हमने 2 में 1 को जोड़ा तो हमें मिल गया 3। 3 एक अंकों वाली संख्या है, तो x में 1 जोड़ने से ये जुड़ क्यों नहीं रहा है? तो इसी को आपने अध्याय 1 में पढ़ा था, बहुपद वाले चैप्टर में, कि हम जब चर और अचर को आपस में जोड़ते हैं तो देखिए ये दोनों आपस में जुड़ के एक नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक चर है तो दूसरा क्या है? अचर है। हम चर को चर के साथ, वो भी समान चर को समान चर के साथ में जोड़ सकते हैं, और अचर को अचर के साथ में ही जोड़कर लिख सकते हैं। अगर एक चर और दूसरा अचर हुआ तो वो आपस में जुड़ता नहीं है या घटता नहीं है, वो जैसा है उसको वैसा ही लिखना पड़ता है। तो हमने माना कि एक प्राकृतिक संख्या क्या है? x, तो दूसरा प्राकृतिक संख्या आपका क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। चलिए चालू करते हैं गणित को बनाना। अब प्रश्न जैसा जैसा बोलेगा उसके हिसाब से हम काम करते जाएंगे। देखिए, प्रश्न में बोला गया है सबसे पहले 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। तो हमने जो भी माना उसको पहले लिखेंगे। माना 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या कौन कौन सा है? एक है आपका क्या? x। आप कुछ भी मान सकते हो, x मानो, y मानो, z मानो, कुछ भी मान सकते हो। तो अगर शुरू वाला x होगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अब प्रश्न जैसा करने के लिए बोलेगा हम वैसा करेंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि ये जो संख्या है, प्राकृतिक संख्या जो क्रमागत है, इनके वर्गों का योग बोल रहा है। क्या करने के लिए बोल रहा है? वो वर्गों का योग, यानी ये जो संख्या है इसका वर्ग करने के लिए बोला। दोनों संख्या का भी, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या, दोनों का वर्ग करना है। और जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे, योग बोला, योग यानी क्या होता है? जोड़। योग करने से कितना मिलेगा बोल रहा है? वो 85 मिलेगा। अब देखिए, ये लिखित के रूप में था, जब वो जैसा करने के लिए बोला वैसा हमने किया तो हमें एक समीकरण मिला। अभी हम बोल नहीं सकते हैं कि ये वर्ग समीकरण ही है, पहले हम इसको हल करेंगे, हल करके हम इसको वर्ग समीकरण बनाएंगे। ये फिलहाल वर्ग समीकरण के रूप में नहीं है। चलिए हल करते हैं। कैसे हल होगा?
ये तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे प्रश्न में कहीं पे कोष्टक होता है तो सबसे पहले उसी को हल करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है x प्लस 1 पूरे के घात में कितना है, 2 है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाओगे कि ये एक सूत्र के जैसा दिख रहा है। कौन सा सूत्र है वो, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा जोर लगाइए दिमाग में। वो सूत्र है a प्लस बी पूरे का घात में 2। इसका क्या सूत्र होता है, a का घात 2 प्लस 2ab प्लस b के घात में 2। अब देखिए, जब मैं इसका तुलना इसके साथ में करूँगी तो ये इसी के जैसा ही दिख रहा है आपको। इसको थोड़ा मिटा के इधर लिख देती हूँ, क्योंकि फिर जगह कम पड़ जाएगा तो उधर साइड में भी लिखना पड़ेगा। देखिए, सूत्र होता है a प्लस बी पूरे के घात में 2, तो a का घात 2 प्लस 2ab प्लस b के घात में 2। जब हम इस सूत्र का तुलना इसके साथ में करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि ये ठीक उसी के जैसा ही दिख रहा है। बस a की जगह पर लिखा है x और b की जगह पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, 1। तो सूत्र अगर इस रूप में होता है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, या फिर अगर इस रूप में होता है तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। सूत्र दोनों तरीके से होता है, इस रूप में है तो इस रूप में लिख सकते हैं, या फिर इस रूप में है तो इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। अभी देखिए, ये इसके जैसा यानी इस रूप में है, इसको हमें किस में परिवर्तित कर कर लिखना है, ऐसा। तो जब हम तुलना करेंगे, इसका तुलना इसके साथ करेंगे तो a का मान है x और b का मान है कितना, 1। इस प्लस को मैं प्लस यहाँ लिख देती हूँ और जो मिलेगा उसको हम पहले किस में लिखेंगे, कोष्टक में। ऐसा करने से गलती नहीं होती है। आप चाहो तो डायरेक्ट लिखोगे कोष्टक हटा के तो भी गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा, क्योंकि सामने में यहाँ प्लस है इसलिए। पर किसी प्रश्न में अगर वहाँ माइनस होगा और आप डायरेक्ट कोष्टक हटा दोगे तो फिर गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अगर आपको आता है कि अच्छा कोष्टक हटने से ये होता है तो आप एक ही बार में हटा के बना लीजिए। पर आपको लगता है कि नहीं, मेरे से कहीं गलती मत हो जाए, क्योंकि देखिए बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा में पॉइंट में ही आगे पीछे हो जाते हैं, आधा आधा नंबर में आगे पीछे हो जाते हैं, तो उस गलती को हमें नहीं करना है। इसीलिए सावधानी बरत के बनाइए, भले आधा मिनट समय आपका ज़्यादा लगेगा लेकिन गलती नहीं होगी। हम कोष्टक में लिखेंगे तो देखिए, जब तुलना करेंगे तो a का वर्ग, a यानी x का वर्ग, सूत्र में प्लस है तो प्लस, सूत्र में 2 है तो 2। अब हम जानते हैं कि किसी दो राशि के बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो उनके बीच में होता है गुणा का चिन्ह। तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दिए। a का मान है कितना, x, फिर से है इनके बीच में गुणा, और b का मान कितना है, 1। सूत्र में प्लस है तो प्लस, b का मान है 1, b का वर्ग यानी कितना होगा, 1 का वर्ग, फिर बराबर में कितना है आपके पास में, 85 है। उसी को हमने क्या किया, लिख लिया। अब हमें क्या करना है, कोष्टक के अंदर में जब तक हल होगा तब तक हल करते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सबसे पहले कोष्टक हल होता है। तो देखते हैं कहाँ तक हल होता है। एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इन तीनों का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 2x, प्लस 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, आप सब जानते हो, और बराबर में कितना है, 85 है। अब देखिए, कोष्टक के अंदर में 3 पद दिख रहा है आपको, और तीनों ही क्या है, अलग अलग है। हम जानते हैं कि चर को चर के साथ ही जोड़ घटा सकते हैं और अचर को अचर के साथ ही। वो भी कैसा चर, जब तक दोनों चर समान नहीं होगा, चर और उनका घात भी रहने के लिए, ये भी x है और ये भी x है, पर दोनों आपस में जुड़ेगा नहीं, कारण इसके घात में है 2 और इसके घात में कितना है, 1। चर भी समान, घात भी समान, तभी हम उसके गुणांकों को जोड़ या घटा सकते हैं। अब कोष्टक के अंदर में कुछ भी हल नहीं होगा तो हम कोष्टक को हटा देंगे। हम जानते हैं कि जब भी कोष्टक हटता है तो उसका एक नियम ये होता है कि कोष्टक के सामने में जो भी चिन्ह होता है या जो भी संख्या होता है, कोष्टक हटता है तो बारी बारी से अंदर के सभी चिन्हों के साथ और उनके गुणांकों के साथ गुणा कर कर लिखना होता है। अभी यहाँ कोष्टक के सामने में है प्लस का चिन्ह, यानी जब कोष्टक हटेगा तो इस प्लस चिन्ह का गुणा बारी बारी से सभी के चिन्ह के साथ में कर कर आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर है ये प्रथम पद,
यहाँ इसके सामने में कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, यानी कौन सा चिन्ह है आपका, प्लस का चिन्ह है। सामने में चिन्ह नहीं होने से प्लस का चिन्ह होता है, दो राशि के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होने से गुणा का चिन्ह होता है। कोष्ठक हटेगा तो ये प्लस 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 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस और ये प्लस प्लस हो जाएगा 2x, ये प्लस और ये प्लस प्लस हो जाएगा 1 बराबर 85। अब देखिए क्या कोई किसी के साथ हल होगा क्या, तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों समान चर है, घात भी समान है। तो हम जानते हैं कि समान चर और घात समान होने से हम उसके गुणांकों को जोड़ या घटा सकते हैं चिन्ह के अनुसार। चिन्ह जैसा करने के लिए बोलेगा हम वैसा करेंगे। तो देखिए यहाँ इसके सामने में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी प्लस का चिन्ह है, और ठीक इसके सामने में भी क्या है आपका, प्लस ही है। तो हम जानते हैं कि प्लस प्लस होता क्या है, प्लस, यानी आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। किसको जोड़ेंगे, गुणांकों को जोड़ेंगे। इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 1, 1 और 1 को जोड़ने से आपको कितना मिल जाएगा 2, और चर जैसा है हम उसको वैसा ही लिख देंगे। अब आपको एक महत्वपूर्ण काम करना है कि चिन्ह लगाना है। आपको करना क्या होता है कि दोनों में से जो भी संख्या बड़ी होती है उसके चिन्ह को हम इसके सामने में लिखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 1 और यहाँ भी कितना है 1, यानी दोनों बराबर है। बराबर है तो किसी का भी चिन्ह लगा दीजिए। दोनों के सामने में है प्लस, यानी इसके सामने में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। पर शुरू प्लस को लिखते नहीं है बोल के हम यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे। ये जो प्लस 2x है ये तो हल होगा नहीं, तो इसको ऐसा ही लिख दिए और फिर प्लस 1 का प्लस 1 और फिर कितना लिख दिए हम 85 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हमें करना क्या होगा, पक्षांतर कर कर इसको वर्ग समीकरण बनाना होगा। देखिए वर्ग समीकरण के रूप में ही मिलते जा रहा है, बस दायां साइड में क्या है, वर्ग समीकरण में होता है 0, यहाँ पर कितना है 85 है। तो हम इस 85 को क्या करेंगे, दायां साइड से पक्षांतर करके किधर लेके आएंगे, बायां साइड में। बायां साइड में देखिए कोई किसी के साथ हल तो होगा नहीं, तो ये जैसा है वैसा ही लिख देंगे। सबसे पहले उस साइड में जो भी होता है उसी को पहले लिखते हैं। बायां पक्ष में 3 पद है तो तीनों को मैंने पहले ही लिख लिया। अब 85 का पक्षांतर करेंगे तो 85 के सामने में आपको दिख रहा है कौन सा चिन्ह है, प्लस का। पक्षांतर होगा किस में परिवर्तित हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि प्लस किस में परिवर्तित होता है, माइनस में। 85 बराबर में क्या होगा, जब प्लस माइनस पूरा का पूरा पक्षांतर होता है तो क्या शेष बचता है, 0। अब देखिए बायां साइड में 4 पद हो गए, तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों अचर राशि है, यानी दोनों को हम आपस में हल कर सकते हैं। हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x का वर्ग प्लस 2x, प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है, घटाने से बचेगा 84। दोनों में से बड़ी संख्या है 85, इसके सामने में है माइनस, यानी इसके सामने में भी कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का, और फिर बराबर में है 0। अब देखिए ये एक वर्ग समीकरण बन गया है। सबसे शुरू में घात 2, फिर घात 1, फिर अचर, और बराबर के दायां साइड में क्या है आपका 0 है। इसको हम और क्या कर सकते हैं, और सरलतम रूप दे सकते हैं। कैसे करके देखिए, समझिए, तब आपको बनाने में क्या होगा, सुविधा होगा। अगर हम क्या करें, इनमें से संख्या को कॉमन निकाल दें। कॉमन निकालने से छोटा हो जाएगा संख्या, जोड़ घटाव गुणा भाग में सरल होगा। इसलिए अगर मैं देखिए सब में इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसको भी जब हम इसको गुणनखंडन करके लिखेंगे तो ये 2 के रूप में ही लिखाएगा, 2 गुणा कुछ लिख सकते हैं। तो अगर हम इसमें से 2 का कॉमन निकाल दें बाहर, तो यहाँ शेष बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पर शेष बचेगा x, और यहाँ पर कितना शेष बचेगा 42, क्योंकि 42 दूनी कितना होता है, 84 होता है। तो 2 गुणा 42 लिख सकते हैं इस 84 को, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो शेष अंदर में कितना बचेगा आपका 42। अब हम करेंगे क्या, बराबर में लिखेंगे 0। अब इस 2 का हम पक्षांतर कर देते हैं। देखिए 2 कोष्ठक के बाहर में है, यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी 2 का क्या हो रहा है, गुणा। पक्षांतर होगा किस में परिवर्तित हो जाएगा, भाग में, बराबर 0 बटा कितना हो जाएगा 2। अब हम क्या जानते हैं कि अगर अंश में 0 हो
और हर में कोई भी संख्या हो तो पूरे का मान क्या हो जाता है, इतने का मान 0 हो जाता है। तो हम इसको x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 बराबर कितना लिख सकते हैं, 0। अब ये वर्ग समीकरण का क्या बन गया, सरलतम रूप बन गया। अब आप इसको गुणनखंडन कर बनाइए या फिर सूत्र विधि से बनाइए, किसी भी विधि से बनाइए, आपको x का 2 मान मिल जाएगा। अगर हम मध्य पद को तोड़कर हल करना चाहें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं ABC है क्या क्या। यहाँ पर है A का मान है 1, B का मान भी है 1 और C का मान है -42। इस B वाले को तोड़ना है। B वाले को तोड़ने से पहले आपने पिछली कक्षा में देख के रखा है, पढ़ के रखा, सीख के रखा है कि हमें क्या करना होता है, सबसे पहले A और C को गुणा कर लेना होता है। और ध्यान रखना होता है तोड़ते समय, देखिए रफ काम में सिखा दे रही हूँ और एक बार, कि A और C को जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, -42। अब B जो है, B का मान है 1, इस 1 को हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से रिटर्न 1 मिलना चाहिए और गुणा करने से मिलना चाहिए कितना, -42। जोड़ने या घटाने से मिलना चाहिए +1 और गुणा करने से कितना मिलना चाहिए, -42। तो देखिए वो संख्या क्या क्या हो सकता है, 7 और -6। जब हम इन दोनों को आपस में हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी घटाना है। 7 में से 6 को घटाने से 1 बचेगा। 7 और 6 में से बड़ी संख्या है 7, 7 के सामने में है प्लस, यानी 1 के सामने में प्लस लगेगा। रिटर्न मिल गया +1। गुणा करके देखते हैं, गुणा करते समय पहले चिन्ह का, इसके सामने में है प्लस और इसके सामने में है माइनस। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 7 छक्का क्या होता है, 42 होता है। जो चाहिए मिल गया। यानी वो दो संख्या कौन कौन सा होगा, 7 और -6 होगा। चलिए लिखते हैं, हमने किस में तोड़ा है, x² प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 बराबर 0। अब हम जानते क्या है कि मध्य पद को तोड़ने के बाद उसको गुणनखंडन करके लिखना होता है। तो ये तो अभाज्य संख्या है, तो ये 7 का 7 ही रहेगा, 7 गुणा x। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। फिर गुणा है x और यहाँ जो 42 है, ऐसे करके ज्ञात कर लीजिएगा गुणनखंडन। 2 से होगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। यानी किस किस रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 7 के रूप में लिख लेते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 7 बराबर में है क्या, 0। अब देखिए इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। अब जोड़े में से जो जो कॉमन होगा हम उसको बाहर लिखते जाएंगे। इन जोड़े में से हम इस x² को क्या लिख सकते हैं, x गुणा x भी लिख सकते हैं। सुविधा होगा आपको बनाने में। देखिए एक x ये मिल गया तो जोड़ा बन के बाहर आ गया, और किसी का जोड़ा बनेगा नहीं तो बचे हुए को हम किस में लिख देंगे, कोष्टक के अंदर में लिख देंगे। अब वही काम हमें इधर भी करना है। इसमें से हमें क्या करना होगा, कॉमन बाहर निकालना होगा। द्वितीय बार में कॉमन बाहर निकालते समय आपको एक चीज़ ध्यान ये रखना होता है कि सबसे पहले चिन्ह को कॉमन निकालना होता है। अब चिन्ह प्लस निकलेगा कि माइनस निकलेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों पे। अगर इनका जैसा जैसा चिन्ह है वैसा वैसा इनका भी चिन्ह है तो आप कौन सा चिन्ह कॉमन निकालोगे, प्लस का। अगर इनका जैसा जैसा है, इसका प्रथम देखोगे, इसका द्वितीय देखोगे। चिन्ह अगर विपरीत है तो क्या चिन्ह निकालोगे कॉमन के रूप में, माइनस। तो देखो ये यहाँ पर ये है प्लस के रूप में, यहाँ ये है माइनस के रूप में। यहाँ पर इसके सामने में है प्लस और यहाँ पर इसके सामने में क्या है, माइनस, यानी विपरीत है चिन्ह। इन दोनों में है प्लस प्लस, उन दोनों में है माइनस माइनस। ऐसी स्थिति में क्या चिन्ह कॉमन निकलता है, माइनस। अब संख्या देख लेते हैं, इसमें है 2, उसमें भी है 2 तो निकल गया। इसमें है 3, उसमें भी है 3 तो बाहर निकल गया। इसमें x है पर उसमें x नहीं है, यानी उसका कोई जोड़ीदार नहीं है। तो हम करेंगे क्या, बचे वाले को कोष्टक में लिखेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि जब माइनस चिन्ह कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर में बचे हुए को लिखते समय उसके चिन्ह को परिवर्तित करके लिखना होता है।
प्लस चिन्ह कॉमन निकलने से परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा है वैसा ही लिखते हैं। पर अगर माइनस कॉमन निकालोगे तो अंदर के चिन्ह को परिवर्तित करके लिखोगे। ये माइनस में है तो बचे वाले को लिखेंगे प्लस में, ये माइनस में है तो इसको भी हम बचे वाले को किस रूप में लिखेंगे, प्लस के रूप में। कॉमन निकालने के बाद आपको ये देखना है कि मेरे दोनों ब्रैकेट के अंदर में सेम सेम मिला कि नहीं मिला। अगर दोनों में ही सेम मिला है तो गणित सही बन रहा है, वरना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुआ है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में x+7 और x+7 मिला, यानी सही बना। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंडन किए थे उसको गुणा करके लिख लेते हैं ये। अब आपको करना क्या होता है, दो समान कोष्ठक है तो उनके बदले में एक लिखते हैं और जो बचा हुआ होता है उनको हम दूसरे कोष्ठक में लिखते हैं। बचे वाले को जब दूसरे कोष्ठक में लिखते हैं तो यहाँ बीच में प्लस या माइनस चिन्ह नहीं लगाते हैं, ध्यान में रखिएगा, गलती यहीं पर हो जाती है। अब क्या करना होता है, बारी बारी से हल करना होता है। एक बार इसको रख के इसको पक्षांतर करते हैं, एक बार इसको रखकर इसको पक्षांतर करते हैं। आपने सीख के रखा है मध्य पद को तोड़कर हल करना। चलिए बारी बारी से हल करते हैं। इसको दो पार्ट में बांट लिया हमने। शुरू बार में हम इसको पक्षांतर करते हैं। बराबर के दायां साइड में शून्य पहले है तो लिख लिया, यहाँ इनके बीच में है गुणा, पक्षांतर होके किस में परिवर्तित हो गया, भाग में। हम जानते हैं कि अंश में अगर शून्य होता है तो पूरे का मान शून्य हो जाता है, तो x+7 बराबर कितना हो जाएगा, शून्य। 7 का पक्षांतर कर देंगे, प्लस है किस में परिवर्तित हो गया, माइनस में। इन दोनों को हल करने से आपको कितना मिलेगा, -7। 7 बड़ी संख्या है, उसके सामने माइनस है इसलिए माइनस लगा। अब हम इसको रखेंगे, x-6 को रखेंगे और पक्षांतर कर देंगे किसको, x+7 को। बटे के रूप में है, ऊपर में अंश में शून्य है तो पूरे का मान हो गया शून्य। 6 का पक्षांतर कर दिए, माइनस था बदल गया प्लस में। हल करने से कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। अब देखिए x का 2 मान मिला। हम जानते हैं 2 ही मान मिलता है सदैव। वर्ग समीकरण को जब भी हम हल करते हैं मध्य पद को तोड़कर करें या फिर सूत्र विधि से करें, आपको x का 2 मान मिलता है। तो एक मिला -7 और एक मिला क्या, 6। अब आपको एक चीज़ ये समझना है कि उत्तर में हम -7 को ले कि 6 को ले। तो देखिए प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। वो किसकी बात कर रहा है, प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। और हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या सदैव किसमें होता है, धनात्मक ही होता है। 1 से गिनती चालू करते हैं, धनात्मक वाला, +1 +2 ऐसा करके कहाँ तक, अनंत तक। तो ये जो -7 मिला ये आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या है आपका, 6 है। तो अगर प्रथम प्राकृतिक संख्या देखिए, प्रथम प्राकृतिक संख्या कितना है, जिसको हमने माना था x, तो प्रथम संख्या कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। और द्वितीय संख्या क्या हो जाएगा, जो क्रमागत आगे आने वाला होगा। तो द्वितीय संख्या देखिए क्या है, x+1 है, तो x यानी क्या, 6, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। यानी वो दो क्रमागत संख्या कौन कौन सा है, एक है 6 और दूसरा क्या है आपका, 7 है। महत्वपूर्ण है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ऐसा ही एक और प्रश्न है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। इस प्रश्न को तो पूछा नहीं है, फिर भी महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा, पढ़िएगा। इसके बाद हम उस प्रश्न को पढ़ेंगे जो आया हुआ प्रश्न है, 2023 में पूछा गया था वो प्रश्न, तीनों ही सेट में, तो महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़ेंगे हम उसको। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।